तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे श्रीजी डीएलएम एसएमई आईपीओ के बारे में, क्योंकि देखा है दोस्तों तो ये जो आईपीओ है वो 5 मई से ओपन होने वाला है एंड फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड भी चल रहा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ में आपको काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, वो या इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, या फिर इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया। इन सारे फैक्टर को दोस्तों हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, जिससे कि आपको अंदाजा लग सके कि आपको पर लॉट पे इस आईपीओ में कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो चलिए आप बस दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पे तो आपने देख ही लिया होगा कि ये जो कंपनी है वो प्लास्टिक मोल्ड बनाने का काम करती है, जिसका यूज आपको कई तरह के इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। बट बेसिकली ये जो कंपनी है वो मोबाइल फोन असेंबल करने के लिए जानी जाती है। सो अगर इसके काम के बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करती है। यानी ये जो कंपनी है वो प्लास्टिक को गर्म करके मोल्ड में डालती है और उससे नए पार्ट्स को बनाती है, जिसका यूज आपको मोबाइल फोन, रिमोट्स, होम यूटिलिटीज एंड इवन मशीन्स में भी देखने को मिलता है। वहीं इसके अलावा ये कंपनी टूल रूम भी मैन्युफैक्चर करती है। यानी प्लास्टिक प्रोडक्ट को शेप देने के लिए ये कंपनी जो मोल्ड का यूज करती है वो मोल्ड भी ये कंपनी खुद से ही डिजाइन करती है। एंड टूल रूम के अलावा भी दोस्तों ये जो कंपनी है वो असेंबल लाइन का काम करती है। यानी ये जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी के लिए मोबाइल फोन्स या फिर होम यूटिलिटी जैसे मशीनों को असेंबल करके देती है। एंड दोस्तों इन सभी डिजाइन को तैयार करने के बाद कंपनी के पास जो भी रॉ मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल बचता है उन सभी को मिक्स करके ये जो कंपनी है एक नए तरह का प्लास्टिक बनाती है जो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज हो जाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो कंपनी अपने एक भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं जाने देती है। छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स बचता है उन्हें भी ये कंपनी एक नए प्लास्टिक्स का रूप देती है एंड उसे मार्केट में ये सेल कर देती है। यानी अगर सिंपल में बोले तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्लास्टिक्स पार्ट्स बनाती है, उन्हें असेंबल करती है, उनका रॉ मटेरियल भी तैयार करके इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और होम अप्लायंसेस बनाने वाली बड़ी कंपनी को सप्लाई करती है, जिसका यूज आपको एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी या फिर कार, मोटरसाइकिल में भी देखने को मिल जाता है। सो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में एंड वैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी तो बिजनेस वाइज सही है, बट देखा जाए कि क्या ये फंडामेंटल वाइज सही है, वैल्यूएशन वाइज सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में आपको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर पिछले 2 साल का रिटर्न देखा जाए तो इसके रेवेन्यू में एंड इसके प्रॉफिट में पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा खासा आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सो प्रॉफिट वाइज एंड रेवेन्यू वाइज तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बोरोइंग के बारे में, तो कंपनी के ऊपर उधारी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। यानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी के पास अभी तक फिलहाल 3 करोड़ का उधारी है, जो इसके प्रॉफिट से भी काफ़ी कम है। यानी देखा जाए तो कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जिसका आरओई ऑलमोस्ट 25%, आरओसीई 26%, प्रॉफिट मार्जिन 6% एंड डेट टू इक्विटी 0.15 का है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। यानी ओवरऑल बात करें दोस्तों तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ सकती है। बट अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 12 के पी पे लेके आ रही है। जबकि अगर इस कंपनी का कंपेयर इसके पीयर ग्रुप के हिसाब से करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंबर का पी रेशियो ऑलमोस्ट 170 का है, जबकि साइएंट डीएलएम का पी रेशियो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है। यानी पी रेशियो के मुकाबले ये जो कंपनी है अपना आईपीओ काफ़ी कम वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट ना ही दोस्तों केवल पी रेशियो के हिसाब से, बल्कि अगर अर्निंग पर शेयर भी देखा जाए तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट साइएंट डीएलएम के आसपास है। यानी साइएंट डीएलएम का अर्निंग पर शेयर लगभग 8 रुपये के आसपास है, जबकि श्रीजी डीएलएम का अर्निंग पर शेयर लगभग 7.5 रुपये के आसपास है, जो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम माना जाएगा। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज बात करें तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी आपको काफ़ी सस्ता नज़र आ सकती है। इसीलिए देखा जाए तो ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का डिमांड भी काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ कुछ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 5 से 7 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस पॉइंट 94 रुपये से लेकर 99 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 17 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। यानी दोस्तों देखा जाए
तो जितना भी 17 करोड़ होगा वो सारा का सारा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो इस आईपीओ के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 1200 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 1,18,800 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों करें इस आईपीओ कोटा के बारे में, तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा रखा गया है। यानी दोस्तों देखा जाए तो क्यूआईबी के लिए इस आईपीओ में 50% का कोटा रखा गया है, जबकि एनआईआई के लिए 15% का कोटा रखा गया है एंड रिटेल के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा रखा गया है। सो एज कम्पेयर टू एनआईआई, रिटेल कोटा में आपको अलॉटमेंट मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाता है। इसीलिए अगर बात करें इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको 8 मई को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको बाई चांस इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 मई को ही आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 9 मई को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों फाइनली अगर बात करें इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग 12 मई को रखा गया है। याद रखें कि 12 मई को इसका लिस्टिंग आपको बीएसई पे देखने को मिलेगा। इसका लिस्टिंग आपको एनएसई पे देखने को नहीं मिलेगा, इसका लिस्टिंग आपको बीएसई पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये तो रहा फाइनली इस आईपीओ कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में बात करना होगा। तो अगर बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी 10% का डिमांड चल रहा है। यानी अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 18,000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद है कि इसके ग्रे मार्केट में हमें और ज़्यादा डिमांड अभी देखने को मिल सकता है। सो अगर ये 10% का जीएमपी अगर यहाँ से 30% या फिर 40% के आसपास तक चला जा सकता है तो मैं इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करूँगा। बट अगर इस आईपीओ का जीएमपी 10% के आसपास भी होता है तो भी मैं इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है एंड कंपनी का बिजनेस भी हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बट एक दोस्तों कंपनी का डिमेरिट ये है कि ये कंपनी एक छोटी कंपनी है। यानी इस कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी छोटी है। इसलिए इस माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है तो आपको इस आईपीओ को अवॉइड कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है एंड रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। सो अगर आपको केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो इसके जीएमपी में 40% के ऊपर डिमांड हो तो वहीं आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो दोस्तों आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड को देखते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो जो भी आप अपना डिसीजन बनाएं अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही लें। बाकी बात आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई हम 20 मिनट के अंदर दे सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके अथर एनर्जी के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में देखना ना भूलें।